नमस्कार। आज हम करेंगे सेल ऑर्गन मतलब कोशिका के जो कोशिकांग हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सेल टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी डिस्कवरी देख ली थी। डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड सेल्स की थी। फिर उसके बाद ल्यूवेन हुक साइंटिस्ट ने 1674 में लिविंग सेल्स की खोज की थी। इसके बाद देखिए, सेल की जो स्टडी होती है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सेल ऑर्गन। आज डिस्कस करेंगे सेल के ऑर्गन। तो देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक सेल है, सेल के अंदर कौन कौन से उसके कोशिकांग होते हैं, उनमें सेल ऑर्गन होते हैं। तो जैसे एक सेल है, उसके अंदर क्या है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। जो हमने क्या है पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल्स में होती है, सेल वॉल हैं वो प्लांट सेल्स में होती हैं, और सेल वॉल सिर्फ ही प्लांट सेल्स में होती हैं। उसके बाद देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगला जो कोशिकांग है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद है न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्र के अंदर केंद्रिका प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखिए, हम करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो एक सेल है, सेल के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर सेल वॉल होती है, और यहाँ क्या होता है, बीच में या साइड में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसके बीच का जो पार्ट है, इसमें क्या होता है? द्रव्य भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसके अंदर क्या है? ऑर्गन्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जिस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद है गोल्जी बड़ी, और उसके बाद हैं राइबोसोम्स और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होता है? प्लास्टिड, या जिनको लवक कहते हैं, और वैक्यूल्स रिक्तिकाएं जिनको बोलते हैं, और परऑक्सीसोम और सेंट्रोसोम। इसके अलावा देखिए, सीलिया और फ्लैजेला होती हैं। तो इसके हम जो सेल ऑर्गन है, इनके क्या देखेंगे? फंक्शंस देखेंगे, क्योंकि इनके क्या है? फंक्शंस जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, परंतु क्या है, जो इसके फंक्शन है और इसकी खोज किसने की थी, तो ये चीज़ें क्या है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम पहला कंपोनेंट करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और देखिए, प्लाज्मा भित्ति है वो हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें उसका थोड़ा बेसिक कर लिया था। अब देखें कि हम पहले देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इसका निर्माण किससे होता है, ये किससे बनी होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड, और कुछ एक मात्रा में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसे कहते क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव या चयनात्मक मेम्ब्रेन कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। क्योंकि चयनात्मक झिल्ली इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर से जो अंदर अणु जा रहे हैं वो सिलेक्टिव ही जाएंगे, जो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी सिलेक्टिव ही जाएंगे। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन की हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। इसे क्या है, पहले तो हम देखते हैं कि सी क्रैमर जो साइंटिस्ट थे और उनके साथ नेगेली थे, उन्होंने इसको क्या कहा था, कोशिका कला कहा था। और फिर प्लोव ने क्या कहा था, जीवद्रव्य कला। कोशिका जो मेम्ब्रेन है इसको सी क्रैमर और नेगेली ने कोशिका कला, और जो प्लोव साइंटिस्ट थे उन्होंने जीवद्रव्य कला कहा। और जीवद्रव्य कला इसके बारे में क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कई साइंटिस्टों ने बोला। तो इसके स्ट्रक्चर जो डॉवसन साइंटिस्ट थे, डैनियली और डॉवसन थे, उन्होंने इसकी संरचना को सैंडविच के जैसा बताया। जो सैंडविच होती है मतलब कि दो साइड से ऊपर और नीचे क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, और बीच में क्या होता है, बीच में लिपिड। यहाँ उन्होंने क्या बताया कि लिपिड होती है वसा। तो दो पार्टों के बीच, प्रोटीन के बीच क्या होती है, लिपिड। तो उन्होंने इसकी तुलना है सैंडविच से की थी। तो सैंडविच के जैसे इन्होंने बताया। और इसके बाद थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको तरल मोज़ेक मॉडल नाम दिया। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि सिंगर और जो निकोलसन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या कहा था, निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल कहा। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तो है कि सेल को निश्चित शेप एंड साइज, मतलब निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। और जो कोशिकांग है, कोशिकांगों की क्या है, ये सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती हैं किसकी, कोशिकांगों की। और कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है हमने देखा कि ये सिलेक्टिव मतलब चयनात्मक है, और इसके साथ साथ क्या है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब कि इसमें देखिए जो पदार्थों का और जल का संवहन है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय में क्या होता है कि इसमें जो पदार्थों का स्थानांतरण मतलब पदार्थ जो है अंदर से बाहर हो रहे हैं या बाहर से अंदर हो रहे हैं, तो उनका क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता की ओर होता है, जो हमने विसरण और प्राशरण में देखा था। और दूसरा है सक्रिय परिवहन। दूसरा है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में क्या है कि सांद्रण जो विभव है उसके विपरीत अणु हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं।
इस क्रिया में क्या है कि ऊर्जा जो एटीपी होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है वो खर्च होती है। और क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, तो जो कोशिकीय आसंजन है उसमें हेल्प करती है। और जीवाणु जो कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पर श्वसन एंजाइम्स होते हैं, जीवाणु जो सेल्स होती हैं, जो कोशिका झिल्ली जीवाणु सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति देखिए किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। अब देखिए जो सेलुलोज हैं तो वो क्या है कि सेलुलोज का क्या कार्य है कि जो सेल वॉल है इसमें एक तो निश्चित आकार, क्योंकि देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल जो वॉल है वो ऊपर सेल की संरचना में पाई जाती हैं, तो निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक हैं, आकृति बनाने में सहायक है। और क्या करती हैं, तो कोशिका को सुरक्षा देती हैं। और ये कहाँ होती है, तो जो कोशिका झिल्ली देखी थी हमने उसके ऊपर, कोशिका झिल्ली के बाहर कह सकते हैं हम, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखें तो केंद्रक या न्यूक्लियस। तो देखिए इनकी जो खोज क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और एक हमने देखा था पीछे रॉबर्ट हुक। तो ये तो न्यूक्लियस है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है, लेकिन सेल की खोज जो डेड सेल थी उनकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक के बारे में देखिए तो केंद्रक क्या है कि इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिका का महत्वपूर्ण और क्या है, बड़ा कोशिकांग है। और ये क्या है, जंतु जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स हैं, क्योंकि कई सारे सेल ऑर्गन हैं वो प्लांट्स में नहीं होते और कई सेल ऑर्गन है वो एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो एनिमल और प्लांट सेल्स में दोनों में केंद्रक होता है। अब केंद्रक को देखिए क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन। केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। सेल का ब्रेन क्यों कहते हैं, तो यह क्या करता है, सेल जो है, सेल का जो मैनेजर हम कहें, सेल के मैनेजर के समान क्या है, कार्य करता है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, सेल का ब्रेन। अब देखिए जो केंद्रक हैं वो कैसी संरचना है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये किसमें है, तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। इसके बीच में ये क्या है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस है। या केंद्रिका जिसे हम कहते हैं।
और ये क्या है, केंद्रक। और क्या है जो केंद्रक है, इसमें क्या है, एक धागे जैसी इस तरह से संरचना, धागे जैसी संरचना होती है। तो ये जो धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ होता है, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। जो क्या है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और जो देखिए क्रोमेटिन है, जैसे कि प्रोटीन इसमें कौन सी है, तो हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए मिलकर क्या करते हैं, तो इसे गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र बनता है, जिसका क्या काम होता है कि वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किससे होता है, तो क्रोमेटिन से। तो जब प्रोटीन की जगह हिस्टोन प्रोटीन होगी और डीएनए होगा, तो जिससे क्या होगा, जो क्रोमेटिन गुणसूत्र बनता है, और इन गुणसूत्रों का निर्माण है वो किससे हो रहा है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए ये बीच में क्या है, केंद्रक में ये गोल संरचना है, गोल सघन बोल सकते हैं इसको, केंद्रिका। और केंद्रिका कैसी होती हैं, तो झिल्ली रहित। मतलब क्या है कि केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली होती है और पूरी सेल के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन है। तो केंद्रिका है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती। क्या होती है, ये झिल्ली रहित होती है। अब देखिए केंद्रिका की खोज भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि केंद्रिका है, इसकी खोज किसने की थी, तो फोंटाना नामक साइंटिस्ट थे। फोंटाना ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। अब अगर हम इसके फंक्शन देखें, केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो खोज किसने की, फोंटाना ने। किसने की, फोंटाना ने। और देखिए जो न्यूक्लियस है, इसको क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम की फैक्ट्री। न्यूक्लियस को मतलब केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो केंद्रिका है यह ही क्या करती है, राइबोसोम का उत्पादन करती है। केंद्रिका क्या करती हैं, राइबोसोम का उत्पादन। क्योंकि देखिए अगर राइबोसोम नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम नहीं बनेगा तो प्रोटीन जो संश्लेषण है वो भी नहीं होगा, और प्रोटीन संश्लेषण नहीं तो क्या होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा। सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो राइबोसोम से क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। राइबोसोम से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि कोशिका के किस कोशिकांग को राइबोसोम का कारखाना कहते हैं, तो किसको कहते हैं, केंद्रिका को। इसके बाद हम देखें तो साइटोप्लाज्म। इसके बाद देखें तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो कोशिका झिल्ली, जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखी थी और न्यूक्लियस देखा था, उसके बीच जो द्रव्य पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो द्रव्य है वो क्या है, तो साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव्य
इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में देखिए जो ऑलमोस्ट कोशिकांग है, सभी कोशिकांग देखे जाते हैं। तो एक नंबर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नंबर देखते हैं ER, या जिसको अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका को देखिए, इसकी खोज, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज देखें तो किसने की थी? पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। और इसे कहते क्या है? तो इसे कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल किसका? सेल का। और देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कितने प्रकार की हैं? इसके दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ। एक है खुरदरा। टू टाइप्स देखते हैं हम इसके, दो प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला है रफ खुरदरी, या जिसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरी कौन सी है? तो स्मूथ। दूसरी है स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसको हम देखिए, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, और इसमें इसके फंक्शन देखे पहले हम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य देखिए, कोशिका झिल्ली और क्या है, जो केंद्रक झिल्ली, इनका जो निर्माण करती है, फॉर्मेशन करने वाली प्रोटीन और जो वसा है, इनका क्या करता है? परिवहन करती है। क्या करती हैं? कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली जो है का निर्माण करने वाली प्रोटीन व वसाओं का परिवहन करना है। वसाओं का परिवहन करना। अब देखिए, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो केंद्रक की झिल्ली है, जैसे ये हमने देखा कि केंद्रक था, न्यूक्लियस था, इसके इस तरह से क्या होती हैं? ऐसे होते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है कि ये देखिए, जो राइबोसोम है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से होते हैं। तो इस कारण राइबोसोम्स के कारण ये क्या हो जाती हैं? खुरदरी। और ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। अब अगर इसका कार्य देखें तो एक तो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, और मिडल जो लेयर है, मिडल पेटल है, मध्य पटलिका का निर्माण, और क्या है? तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण। केंद्रक झिल्ली का निर्माण। उसके बाद है स्मूथ। ये तो थी रफ, RER शॉर्ट में लिख सकते हैं। दूसरी है स्मूथ, SER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इस तरह से हम एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और कोशिका झिल्ली के देखिए इस तरह से होती है। इस पर देखिए राइबोसोम नहीं होते, तो राइबोसोम नहीं होने के कारण ये क्या होती हैं?
चिकनी होती हैं और इसकी पोजीशन कहाँ है तो आपको जैसे दिख ही रहा है, इसकी पोजीशन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ है, सेल मेम्ब्रेन के साथ है। और इसका फंक्शन देखें तो क्या है, वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। और देखिए तो इसमें जो मानव हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो मेल में और प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल में, इनका संश्लेषण होता है। टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में और प्रोजेस्टेरोन है इनका क्या होता है, संश्लेषण। और इसका क्या कार्य है तो जो विषैले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थों को क्या करती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अविषैला, मतलब जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक को क्या करती है तो नॉन टॉक्सिक में चेंज करती हैं। और देखिए इसमें जो अल्कोहल का सेवन करने वाले होते हैं, मतलब अल्कोहल जो सेवन करते हैं उनमें क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उस जो अल्कोहल होती है वो एक तरह का टॉक्सिक ही होता है तो उसको नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देती है। या जैसे इसको देखें कि अल्कोहल को किस में चेंज कर देती है तो अल्कोहल को एसिटैल्डिहाइड में चेंज कर देती हैं। इसके बाद हमारा अगला जो कोशिकांग आता है वो कौन सा है तो राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम देखिए दो तरह के होते हैं, राइबोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। तो दोनों की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक में होते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, और जंतु और जो पादप प्लांट एंड एनिमल सेल्स में इनमें डिफरेंस करेंगे। तो जो 70S है वो किस रूप में है तो 50S प्लस 30S। एस जो है वो क्या है, एक सिंबल है, और 80S है वो 60S प्लस 40S में यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। अब देखिए अगर इसको राइबोसोम नाम किसने दिया तो रॉबर्ट ने। राइबोसोम नाम किसने दिया, रॉबर्ट ने। और राइबोसोम को क्या कहते हैं तो प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसका कार्य क्या होता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और देखिए अगला अपना जो आता है सेल ऑर्गन वो कौन सा है तो गोल्जी बड़ी, गोल्जी बड़ी या गोल्जी बड़ी। इसकी खोज देखें तो किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने की तो कैमिलो गोल्जी ने। इसके देखिए कई नाम हैं, इसके नाम हैं वो कई हैं, जैसे इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया और क्या कहते हैं वैक्रस बॉडी, वैक्रस बॉडी नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं,
क्या होती हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में गोल्जी बड़ी को डिक्टियोसोम कहते हैं, न कि उसको गोल्जी काय ही कहते हैं। प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, तो ट्यूबलर मतलब नलिकाओं जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूबलर स्ट्रक्चर। और इसे क्या कहते हैं, तो कोशिका का स्त्रावण की फैक्ट्री, मतलब कोशिका के अंदर स्त्रावण की फैक्ट्री कहते हैं इसे। इसे कोशिका स्त्रावण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इसके फंक्शन देखें तो इसके कार्य क्या हैं, इसके फंक्शन हैं, एक तो है अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावण, क्योंकि इसे क्या कहा गया है, स्त्रावण की फैक्ट्री कहा गया है। तो पहला है जो अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावण। और देखिए जो स्पर्म है, शुक्राणु है, जो शुक्राणु का हेड पार्ट होता है एक्रोसोम, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण और लाइसोसोम का निर्माण, जो हम क्या है आगे करेंगे, लाइसोसोम का निर्माण करता है। और कोशिका पट्टिका का निर्माण, कोशिका पट्टिका की फॉर्मेशन। तो इसके बाद क्या है, हम जो सेल ऑर्गन और रह गए हैं, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं और सेंट्रोसोम है, वो क्या है हम अपनी प्लास्टिड भी हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।